हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज एक और धमाकेदार क्लास लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम वापस टॉप 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जहां से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये महाराष्ट्र की सबसे नंबर 1 कोचिंग जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां से आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर होने की हम प्रयास करते रहेंगे। ओके, तो सभी लोगों से निवेदन होगा कि क्लास को अपनी अपनी नर्सिंग ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये क्वालिटी कंटेंट का प्रोविजन हो जाए। ओके, तो सभी से निवेदन होगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, आज की क्लास को जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी से निवेदन रहेगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दे। यस, गुड इवनिंग सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए थे, और आज वापस हम टॉप 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। थॉट प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय series of ideas without apparent logical connection is referred as। ऑप्शन है हमारे पास ए लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऑप्शन सी है कॉन्फैबुलेशन, और ऑप्शन डी है टेंजेंशियलिटी। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉट प्रोसेस, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रहा है सर, कि ये सीरीज ऑफ आइडियाज विदाउट एपरेंट लॉजिकल कनेक्शन, मतलब इनका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे। तो पेशेंट में क्या है कि सीरीज ऑफ आइडियाज है, जो कि जिन आइडियाज के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ओके, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब करेक्ट नहीं आएगा तो आपको करेक्ट करने के लिए ही तो ये सर यहाँ पे बैठे हैं, और आपका करेक्ट आंसर भी लाके देंगे। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट का प्रॉब्लम है सीरीज ऑफ आइडियाज विदाउट एपरेंट लॉजिकल कंडीशनिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ओके, कन्फैबुलेशन, कन्फैबुलेशन मतलब क्या, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप। ओके, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप। ओके, मेमोरी गैप्स। ओके, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स। अब लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या, कि एक आइडिया से दूसरी आइडिया का लूज हो जाना। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब क्या, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब एक आइडिया से दूसरी आइडिया पर जंप कर लेना। और टेंजेंशियलिटी मतलब क्या, कि अगर मैं एक पेशेंट को क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मान लो मैंने पूछ लिया पेशेंट को कि आपका नाम क्या है सर, तो पेशेंट मुझे उसकी सारी हिस्ट्री बता देगा, लेकिन कभी नाम नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ये टी तैयार कर लेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस डायरेक्शन में, पेशेंट चला जाएगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कभी भी यहां पे वापस नहीं आएगा। ओके, तो पेशेंट क्या है, ये टेंजेंशियलिटी है। लेकिन दूसरा एक वर्ड आता है सर, सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी। अब सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब क्या, सर्कम मतलब सर्कल करना। किसका सर्कल करना, तो मान लो मैंने एक पेशेंट को क्वेश्चन पूछ लिया, सर जी आपका नाम क्या है, तो पेशेंट बताएगा सर मेरा ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये सारा चीज बता देगा, और लास्ट में आपको पेशेंट अपना नाम बताएगा। दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियलिटी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कि सर्कमस्टेंशियलिटी में पेशेंट आपको आपका करेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो दे देगा, लेकिन सबसे पहले आपको घुमाएगा। ओके, लेकिन टेंजेंशियलिटी में क्या होगा, पेशेंट आपको कभी भी आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं बताएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस जरूर याद रखना है। चलो आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया आर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मेनिया की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम वॉल्प्रोएट, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है फर्स्ट लाइन ड्रग। ओके, फर्स्ट लाइन ड्रग, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, ना कि आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है। ओके, आपको ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पूछा है, आपको पूछा है फर्स्ट लाइन ड्रग। ओके, तो ये लिथियम क्या है, तो सर ये हमारा लिथियम एक
ड्रग है जो कि हम मेनिया के कंडीशन में यूज करते हैं लिथियम को। ओके, लिथियम को हम मेनिया की कंडीशन में यूज करते हैं और इस लिथियम की हमें जरूरी होती है ब्लड लिथियम लेवल चेक करना, ब्लड लिथियम लेवल चेक करना। क्यों सर ब्लड लिथियम लेवल हमें चेक करनी है? क्यों? क्योंकि सर इसका है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। क्या है? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब ये इसका मतलब क्या है सर? मतलब कि इस ड्रग की थोड़ी भी डोज अगर कम ज्यादा हो जाए तो यहां पे इस पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, तो इसीलिए इसका है सर नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स करेगा क्या? ओके, तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स करेगा क्या? इस ड्रग की तुरंत टॉक्सिसिटी कर देगा अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया है तो। ओके, तो इसके लिए हमें इसकी थेराप्यूटिक लेवल पता होनी चाहिए। ओके सर, तो लिथियम की थेराप्यूटिक लेवल कितनी है? कितनी है? अगर किसी को पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो लिथियम की अगर थेराप्यूटिक लेवल पूछी जाए, थेराप्यूटिक लेवल एक और होती है, एक और होती है आपकी प्रोफाइलैक्टिक लेवल। ओके, प्रोफाइलैक्टिक लेवल, प्रोफाइलैक्टिक लेवल और थेराप्यूटिक लेवल, या ऐसी दो प्रकार की लेवल होती है। ओके, अगर आपको थेराप्यूटिक लेवल पूछी जाए तो 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके सॉरी, पर हाँ यस पर लीटर। ओके, तो कितनी है? 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी थेराप्यूटिक लेवल है। ओके, क्लियर है? ओके, अब आपको पूछा जाएगा प्रोफाइलैक्टिक लेवल कितनी है लिथियम की? प्रोफाइलैक्टिक लेवल, तो प्रोफाइलैक्टिक लेवल की अगर बात करें तो 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी प्रोफाइलैक्टिक लेवल है। मतलब जब हम ड्रग देंगे, जब ड्रग देंगे तो उसकी लेवल होनी चाहिए 0.8 टू 1.2। अगर इसके ऊपर है तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन अगर प्रोफाइलैक्टिक लेवल की बात करें, ओके, तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, पेशेंट को अभी मेनिया नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसके लिए अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 0.6 टू 1.2 के लेवल में ही यहां पे इस पेशेंट का जो लिथियम लेवल है वो होना चाहिए। क्लियर है? ओके चलो, अब ये हमारी थेराप्यूटिक और हमारी प्रोफाइलैक्टिक लेवल हो गई। लेकिन एक यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमने लिथियम तो दे दिया, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसके लिए हमें पेशेंट का सोडियम लेवल चेक करना है, सोडियम लेवल चेक करना है, और पेशेंट का ब्लड लिथियम लेवल चेक करना है, ब्लड लिथियम लेवल चेक करना है। ओके सर, ब्लड लिथियम लेवल चेक करना है, कब करना है? लेकिन तो विद इन 12 आवर्स। ओके, 12 आवर्स में। ओके, आप जब पहला डोज दोगे आप तो 12 से 24 घंटे हम कह सकते हैं। ओके, 12 आवर्स टू 24 आवर्स। ओके, 12 से 24 घंटे में हम पहले पेशेंट की जो ब्लड लिथियम लेवल है उसको चेक करेंगे। क्लियर? क्लियर है? ओके, अब ये लिथियम की एक्शन भी हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। लिथियम की एक्शन क्या है? तो अब अगर लिथियम की एक्शन हमें सीखनी है तो ये इमेज के द्वारा हम सीखेंगे लिथियम की एक्शन काम कैसे करता है। ओके, तो लिथियम हमारा काम करता है, ये इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज कर देता है? तो गाबा को इंक्रीज कर देता है। व्हाट इज दिस गाबा? ये गाबा क्या है? तो ग्यामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये है गाबा। ओके, अब ये गाबा करता क्या है? तो ये गाबा हमारी न्यूरोट्रांसमिशन में काम आता है, न्यूरोट्रांसमिशन में काम आता है। लेकिन मेनिया की कंडीशन में यहां पे ये गाबा को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जैसे सांप के जहर को सांप का जहर ही मारता है, तो इसी तरह से हम इस यहां पे ड्रग देंगे लिथियम, ये क्या करेगा? गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। कहां पे एक्टिविटी इंक्रीज करेगा? तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। मतलब यहां से जो है नर्व का ट्रांसमिशन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में होने वाला है। तो इन दोनों साइट पे, ओके, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये लिथियम जो है इसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके, तो इसकी एक्शन आपको समझ में आ गई। ओके, अब मान लेते हैं
अब मान लेते हैं इसका, हमने इसको ड्रग को तो दे दिया, सर इसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई बता सकता है कि लिथियम का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है लिथियम का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लिथियम का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कहां पे होगा लिथियम का एब्जॉर्प्शन? तो अगर आपको यह क्वेश्चन आता है कि सर एब्सॉर्प्शन ऑफ लिथियम, ओके, तो ये लिथियम जो है वो हमारा मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है, मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है, मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है, और इट इज सेम लाइक सोडियम। ओके, ये सोडियम के जैसे है। लिथियम जो है वो हमारा स्ट्रक्चरली बिल्कुल सोडियम के जैसे है। ओके, तो वो उसका क्या दिक्कत होता है वो भी आगे बताऊंगा। तो इट इज सेम लाइक सोडियम। अब ठीक है सर, सोडियम के जैसा है तो दिक्कत क्या है, लेकिन अब ये मोनोवैलेंट हुए तो ये हमारा जीआईटी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे हमारा सोडियम एब्जॉर्ब होता है। ओके, ये हमारा इजीली जैसे सोडियम एब्जॉर्ब होता है ऐसे जीआई में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि सर जैसे सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो जैसे सोडियम हमारे ब्रेन में भी जा सकता है, तो ये हमारा ये जो है ये 3 बीबी वाला बीबी है। ओके, हमारे पास जो होती है वो 2 नाम वाली बीबी होती है। ओके, यहाँ पे ये 3 बीबी को क्रॉस करता है। 3 कौन सी बीबी? तो एक है ब्लड, एक है ब्रेन, एक है बैरियर। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है लिथियम। ओके, इसीलिए इसको हमें मॉनिटरिंग करना है। ओके, अब आपको एक और क्वेश्चन बनेगा, सर क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस लिथियम का मेटाबॉलिज्म कहां पे होता है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना कमेंट। ओके, तो यहां पे पूछा गया है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम। ओके, तो लिथियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो है हमारा, लिथियम का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कहीं पे भी नहीं होता है। ओके, लिथियम हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है। ओके सर, मेटाबोलाइज नहीं होता है तो जाता कहां पे है? कहां पे जाता है? तो ये कहीं नहीं जाता है, ये डायरेक्टली हमारे किडनी के द्वारा, ये डायरेक्टली हमारी किडनी के द्वारा जैसे है वैसे ही ये प्योर फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, ये प्योर फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिथियम मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ मोस्ट ऑफ द ड्रग तो हमारे जो मेटाबोलाइट्स है ड्रग के वो सारे तो लिवर में होते हैं। अब ये लिथियम के साथ क्या चक्कर होगा? ओके, तो ये हमारा जो लिथियम है ये कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ये जाएगा कैसे? तो ये किडनी के द्वारा जाएगा। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो लिथियम देने के बाद कौन सा ऑर्गन है वो लीस्ट अफेक्ट होता है। ओके, लिथियम थेरेपी में लीस्ट अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए सर? लीवर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीवर का और लिथियम का कोई रोल नहीं है, ज्यादा लीवर के ऊपर ये लिथियम डिपेंड भी नहीं है और अफेक्ट भी नहीं करता है। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, नाउ तो एक्सक्रीशन भी मैंने आपको बता दिया, ये इसका एक्सक्रीशन कहां से होता है? तो हमारी किडनी के द्वारा होता है। ओके, और कुछ बातें हैं लिथियम के बारे में। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो लिथियम अगर हम ज्यादा मात्रा में दे दे तो इसकी हो सकती है सर टॉक्सिसिटी। क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, अब टॉक्सिसिटी क्यों होगी? क्या कारण हो सकते हैं टॉक्सिसिटी होने के लिए? तो पहला कारण हो सकता है कि सर इस लिथियम का नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। क्या है? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब क्या कि इस लिथियम को अगर थोड़ा सा भी ज्यादा दे दे तो ये लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, दूसरी बात, अब एक और कॉज क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट में सोडियम की लेवल कम हो, हाइपोनेट्रेमिया, क्योंकि ये सोडियम के जैसे दिखता है। ओके, तो अगर सोडियम की लेवल कम हो तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, अगर इस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया है तो ये भी एक कॉज कर सकता है लिथियम की टॉक्सिसिटी के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि सर ये स्ट्रक्चरली सोडियम के जैसे दिखता है लिथियम, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कॉज हो सकता है यहाँ पे कि इंक्रीज, अगर हमने डोज कर दिया, अगर डोज हमने ज्यादा दिया तो टॉक्सिसिटी होना संभव है। अगर पेशेंट के पास किडनी का जो फेल्यूर है, ओके, अगर पेशेंट का किडनी फेल्यूर है मतलब किडनी काम नहीं कर पा रहा है,
तो ये इस पेशेंट का ये जो लिथियम है वो बाहर कैसे जाएगा। ओके, तो ये सारे कॉज हो सकते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए। ओके, सारा लिथियम खत्म कर देंगे। ओके, तो ये सारे कॉज है लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि टॉक्सिसिटी तो पढ़ लिया कि होता कैसे है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स भी तो पता होने चाहिए। तो कैसे टॉक्सिसिटी हमें पता चलेगी लिथियम की। ओके, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी को पता चलने के लिए हमारे पास लिथियम नाम का एक सिनोनिम्स है। ओके, कैसे लिथियम की टॉक्सिसिटी पता चलेगी, तो लिथियम ही नाम याद रख लेना। ओके, तो एल फॉर लेवल और ल्यूकोसाइट, एल फॉर लेवल और ल्यूकोसाइट, एल फॉर लेवल्स ऑफ ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट की लेवल क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ल्यूकोसाइट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, ल्यूकोसाइट कहां पे होते हैं, हमारे बोन मैरो में होते हैं। ओके, और ये बोन मैरो क्या है, हमारे बोन मैरो जो है ये है हमारा बोन मैरो इज अ सेल हाउस है, जहां पे जितनी भी ब्लड सेल है वो सारी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बोन में ही बनती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंक्रीज क्या हो जाता है सर, यूरिनेशन इंक्रीज होता है। क्यों यूरिनेशन इंक्रीज होता है, अभी तो सर आपने बताया कि अगर ये सोडियम की लेवल को कम कर देता है, हाइपोनेट्रेमिया कराता है। अगर सोडियम की लेवल कम हो जाए तो हमारे बॉडी से जो पानी है वो सारा बाहर निकलते चले जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हमने बताया है, हमें पता है कि ये सोडियम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को खींच लेता है, लेकिन ये लिथियम देने की वजह से पेशेंट की बॉडी का सोडियम कम हो जाएगा। और जब पेशेंट की बॉडी का सोडियम कम हो जाएगा तो पेशेंट के बॉडी से पानी बाहर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है टी फॉर थर्स्ट। ओके, या फिर ट्रिमर। ओके, थर्स्ट और ट्रिमर क्यों होंगे, क्योंकि सर ये सोडियम जो है वो हमारा नर्व का ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये ट्रिमर करवा सकता है। और थर्स्ट क्यों होगा, तो बॉडी से पानी चला जाएगा तो थर्स्ट होगा। एच फॉर हेयर लॉस या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म। ओके, अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है तो हेयर लॉस हो सकता है। ओके, हाइपोथायरॉइडिज्म क्यों, क्योंकि आयोडिनाइज हार्मोन होता है। ओके, दैट इज व्हाई हाइपोथायरॉइडिज्म। आई फॉर इंपेयर्ड मेमोरी। ओके, इंपेयर्ड मेमोरी या इंटरेक्शन क्यों होगा, क्योंकि सर ये गाबा को भी, ये लिथियम गाबा को एक्टिविटी बढ़ा देता है, बट यहां पे अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इंपेयर्ड मेमोरी हो सकती है। यू फॉर अपसेट ऑफ स्टमक। ओके, नेक्स्ट फॉर एम फॉर मसल वीकनेस। अगर हमारे पेशेंट को सोडियम टॉक्सिसिटी लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो यहां पे पेशेंट को मसल वीकनेस होगा क्योंकि सोडियम नहीं रहेगा। एस फॉर स्किन कंडीशन, कुछ स्किन कंडीशन भी हो सकती है। ओके, लेकिन अब एक और कॉम्प्लिकेशन होता है लिथियम टॉक्सिसिटी का। जैसे मैंने बोला था कि ये लिथियम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ऐसे ही ये लिथियम प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। तो इसलिए हम ये लिथियम जो है वो प्रेगनेंसी में देते नहीं है सर, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, तो सर अब ये प्लासेंटा को मान लो दे दिया गया, गलती से दे दिया गया, अब क्या होगा, तो पेशेंट में होगी सर इप्स्टीन। ये क्या होगा, इप्स्टीन एनोमली होगी सर पेशेंट के अंदर। इप्स्टीन एनोमली क्या होती है, अब आपको नॉर्सेट में एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, क्या है सर इप्स्टीन एनोमली, तो यहाँ पे एडहेरेंट एंड एबनॉर्मली शेप ट्राइकस्पिड लिफलेट होती है। ओके, ये देखिए ये ट्राइकस्पिड के लिए ये जो लिफलेट है ये एबनॉर्मली शेप है, दैट इज कॉल्ड एज इप्स्टीन एनोमली। या फिर ये ट्राइकस्पिड लिफलेट जो है वो एनलार्ज होती है, बड़ी बड़ी होती है, नॉर्मली इस तरह की होती है, लेकिन इप्स्टीन एनोमली में इस तरह से आपको ये लिफलेट देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है टॉक्सिसिटी के लिथियम की। क्लियर, ओके, नाउ अब आपको एक और क्वेश्चन बनेगा सर, और कितने क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लिथियम को खत्म ही कर देंगे, लिथियम का आज काम ही खत्म होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कौन सा है, लिथियम टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कौन सा है, तो वो है सर ट्रीमर। ट्रीमर इज द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिथियम। ओके, क्लियर है। ओके, अब लिथियम की माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर टॉक्सिसिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर टॉक्सिसिटी। ओके, अब आपको पूछा जाएगा कि माइल्ड टॉक्सिसिटी मतलब क्या, माइल्ड टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी हम तब कहते हैं जब लिथियम की लेवल 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर है तो इसको हम माइल्ड टॉक्सिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइल्ड टॉक्सिसिटी। ओके, अब अगर इस लिथियम की लेवल 2.0 से
2.0 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होकर हो जाए तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट टॉक्सिसिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी। ओके, अगर ये लेवल इसकी मोर देन 2.5 चली जाए, मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम इसको सीवियर टॉक्सिसिटी हम कह सकते हैं। ओके, अब आपको पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन कि फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कौन सा है। पहले मैंने बताया मोस्ट कॉमन सिम्टम वो होता है ट्रिमर, अब आपको फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम, ओके, फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ दिस लिथियम इज योर एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, इज द फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ दिस लिथियम टॉक्सिसिटी। क्लियर? ओके, नाउ अब हमें सीखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस लिथियम, कि कौन से पेशेंट में हमें इस लिथियम को नहीं देना है। ओके, तो कौन से पेशेंट में नहीं दे सकते, तो सर एक तो आपने ही बताया कि प्रेगनेंसी में हम इस लिथियम टॉक्सिसिटी को नहीं देंगे। अब ये लिथियम जाता है सर बाहर किडनी के अंदर से, तो अगर पेशेंट में किडनी फेल्यूर या एक्यूट किडनी इंजुरी या किडनी के या रीनल फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम है, ओके, रीनल प्रॉब्लम वाले पेशेंट में हम नहीं देते हैं। ओके सर, अगर इस लिथियम का हम पेशेंट को कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज है तो भी हम नहीं दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रियमिया है, हाइपोनेट्रियमिया है तो भी हम इस लिथियम को नहीं देंगे। अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी हम इस पेशेंट को ये लिथियम नहीं देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब एक और कुछ बातें हैं लिथियम के लिए। लिथियम और हमें क्या क्या सिखाता है, तो लिथियम जब भी पेशेंट के अंदर ये ड्रग चल रहा है लिथियम, तो हमारी एज ए नर्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर? तो अब अगर हम नर्स है तो हमें सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर लिथियम। ओके, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें लिथियम के लिए हमें ब्लड लिथियम चेक करना है, ब्लड लिथियम लेवल हमें चेक करना है। ओके, और क्या चेक करना है, तो हमें ब्लड का सोडियम लेवल चेक करना है, हमें पेशेंट का थायराइड TSH चेक करना है पेशेंट का, और क्या चेक करना है, तो अगर हम पेशेंट के बारे में डाइट के बारे में बात करें तो सॉल्ट इंक्रीज होना चाहिए डाइट के अंदर। ओके, एडिक्वेट सॉल्ट होना चाहिए डाइट के अंदर। अगर इस पेशेंट का डोज कोई मिस डोज हो गया तो विद इन 2 आवर उसका हमें वापस डोज दे सकते हैं। ओके, विद इन 2 आवर्स हम डोज दे सकते हैं। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, तो यहां पे सारा लिथियम से जितना बनने वाला पहले बना हुआ है और आगे बन सकता है, सारे क्वेश्चन लिथियम के यहां पे हमने क्लियर कर लिए और हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे क्लियर होता है। ओके, समझ में आ गया किसी को लिथियम के बारे में कुछ क्वेश्चन है? ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड एज, कि हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशंस इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है जजमेंट, ऑप्शन बी है इंसाइट, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी है पर्सनैलिटी। हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारा सारा इमोशन समझ में आता है तो इसको हम क्या कहते हैं। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करनी है क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, तो देखिए जब भी हम जजमेंट बोलते हैं, ओके, जजमेंट बोलते हैं तो हमारा जजमेंट कौन देता है, तो कोर्ट के वकील, कोर्ट के हमारे जो है जज जो होते हैं वो जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कोर्ट केस की डिसीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही हम हमारी डेली लाइफ में भी कुछ डिसीजन लेते हैं। जैसे आज आपने ठान लिया है कि सर एनडी नर्सिंग कोचिंग से आज हमें यह क्लास कंप्लीट करनी ही है, तो ये आपने क्या कर लिया, ये डिसीजन ले लिया है और जब तक क्लास नहीं होगी तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। ओके, तो ये आपका है जजमेंट। दूसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि हम कुछ नई सी चीजें सीख सकते हैं। ओके, न्यू थिंग्स हम लर्न कर सकते हैं।
लर्न कर सकते हैं, एंड वी हैव द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ओके, वी हैव एबिलिटी ऑफ गुड थिंकिंग, हम कह सकते हैं हमारे पास अच्छी सोचने की कला है, तो ये है हमारे पास इंटेलिजेंस। ओके, अब पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी कब कहते हैं हम? तो जैसे हम अब मुझे देखकर आपको क्या लगता है मेरी पर्सनैलिटी कैसे होगी? ओके, तो ये आप कैसे बताओगे? एक तो मेरी बोलने की कला, दूसरी बात मेरा जो एक्चुअली मैं फिजिक्स है मेरा, वह उसके बारे में आप देखकर मुझे आप मेरी पर्सनैलिटी को जज करोगे। ओके, तो पर्सनैलिटी इज ग्रुप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसमें दोनों चीजें होगी, क्या क्या? एक तो फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल, ये दोनों चीजें हम देख के हम पेशेंट की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। लेकिन हमें यहां पे क्या पूछा है? तो हमें पेशेंट को पूछा है कि उस पेशेंट के पास उसका ओन बिहेवियर और इमोशन समझने की ताकत है, तो इसको हम कहते हैं इंसाइट। ओके, इसको हम इंसाइट कहते हैं। ओके, अब जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो पर्सनैलिटी के सर बहुत सारे टाइप्स है। ओके, बहुत सारे टाइप्स है जिससे हम एक आदमी की पर्सनैलिटी को नापते हैं। ओके, तो पहले होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या? कि ये पर्सन मल्टीटास्किंग होते हैं। पहले तो ये मल्टीटास्किंग होते हैं और एनर्जाइज बाय द पीपल, ये बहुत ज्यादा एनर्जाइज होते हैं पीपल के द्वारा। ओके, दूसरा होता है इसके अपोजिट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ये क्या है? तो ये अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, एक काम एक ही जगह पे एक ही टाइम पे करते हैं और इनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत छोटी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोवर्ट पर्सन। ओके, अब आपको भी सोचना है कि हम कौन से पर्सनैलिटी में आते हैं। ओके, अब टी फॉर थिंकर। ओके, थिंकर वाली पर्सनैलिटी जो ज्यादा सोचते ही रहते हैं। ओके, तो दे टेंड टू मेक डिसीजन यूजिंग लॉजिकल एनालिसिस। ये पूरी बातें सोच के कि उसके अंदर धोखा क्या है, उसके अंदर फायदा क्या है, ये सारी चीजें हम देख के ये जो पर्सन है वो डिसीजन लेते हैं, तो उनको हम थिंकर बोलेंगे। ओके, एंड दे वैल्यू द ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। ओके, तो ये थिंकर वाली पर्सनैलिटी। चौथा है फीलर्स। ओके, फीलर्स। ओके, तो फीलर्स कौन है? तो दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कोऑपरेटिव। ओके, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा दुख हो गया तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, एंड दे विल अफेक्टेड बाय देयर एक्शन। ओके, वो सोचते हैं कि मैं अगर उसको ऐसा बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा। ओके, तो ये सारे फीलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट होते हैं सेंसर्स। सेंसर कौन से? जो सेंसर हमें लगाए हुए, ऐसा कोई अलग सा सेंसर नहीं है, बट दे आर रियलिस्टिक पीपल हु लाइक टू फोकस ऑन द फैक्ट। ओके, तो ये ऐसे पीपल है जो कि प्रैक्टिकली सोचते हैं। ओके, एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी वहां पे निकालते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेंसर्स। ओके, नेक्स्ट है इंट्रूसिव। ओके, इंट्रूसिव मतलब दे आर एनर्जाइज्ड बाय द पीपल एंड एंजॉय वैरायटी ऑफ टास्क। ओके, वैरायटी ऑफ टास्क, और ये भी मल्टीटास्किंग होते हैं। ओके, दूसरा है जजर्स। जजर्स कौन होते हैं? जो कि ऐसा काम करते हैं जो जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर्ड लाइक मेक अ स्टिक प्लान टू। ओके, ये अपनी प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जैसे मुझे आज सर ने बोला था कि 6 बजे क्लास लेनी है, तो आज 6 बजे क्लास में बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे, चाहे सर आए या ना आए। यहाँ पे सर ने बोला था 6 बजे है तो मैं 6 बजे आ जाऊंगा। ओके, तो दे आर वेरी जजर्स। और लास्ट में है परसीवर्स। ओके, परसीव करना मतलब अपने आप में कुछ परसीव कर लेना या कुछ महसूस करना, तो दे आर प्रेफर टू कीप देयर ओपिनियन ओपन। ओके, ऑप्शन ओपन रखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। ओके, मैं ऐसा सोचता हूं। दे आर परसीवर। ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, तो इसमें से आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है ये भी थोड़ा सा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, और बढ़ते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जरूर सुन लेना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना। आशियाना मतलब उस चिड़िया का घोंसला। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार
तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ओके, तो ऐसे ही इजीली सफलता हासिल नहीं होती है। सफलता हासिल करने के लिए रोज सुबह उठना पड़ेगा, रोज हमें पढ़ना पड़ेगा, रोज टेस्ट सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें आने वाली कुछ महीनों के बाद जो एग्जाम है उस एग्जाम में हमारी एक सीट पक्की करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें डेडिकेशन रखना पड़ेगा। ओके, तो सभी से निवेदन होगा कि हर रोज उठ के हर रोज नई चीजें सीखनी है, हर रोज टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव वन इज कॉल्ड एज। तो अगर किसी के लव वन की डेथ हो जाती है तो इसके लिए एक इंडिविजुअल का नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? कमेंट करनी है, सभी को कमेंट करनी है। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ग्रीफ, ऑप्शन बी है लो मूड, ऑप्शन सी है सैडनेस एंड ऑप्शन डी है डिप्रेशन। क्या होगा करेक्ट आंसर? कि अगर किसी के लव वन की डेथ होती है तो जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट करनी है सभी को। देखिए, ये जो ग्रीफ है इसकी 5 स्टेजेस होती है। ये ग्रीफ जो है इसकी 5 स्टेजेस होती है। कौन सी 5 स्टेजेस? ग्रीफ इज क्लासिफाइड बाय द 5 स्टेजेस, ओके, जो कि कुबलर रॉस ने दी थी। कुबलर रॉस ने दी थी, क्या दिया था? 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ओके, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कौन सी थी? डी ए बी डी ए, डाबडा। ओके, ये डाबडा की 5 स्टेजेस इसने कुबलर रॉस ने दिया था। कौन सी है 5 स्टेजेस? डी फॉर डिनायल, ओके, ए फॉर एंगर, ओके, बी फॉर हमारा सॉरी ओके, बी फॉर बार्गेनिंग, ओके, डी फॉर डिप्रेशन एंड ए फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये 5 स्टेजेस है जो कि कुबलर रॉस ने दी थी। जब एक पर्सन का लव्ड वन डेथ होता है तो उस पर्सन में ग्रीफ होता है। अब मान लेते हैं एक पर्सन है, उसके लव्ड वन जैसे उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और अचानक से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि माफ कीजिए, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ओके, तो अब इस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहला चेंज होगा कि वो डिनाई कर देगा, नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ठीक है, पहले इसने क्या कर लिया? डिनायल कर लिया। बाद में वो गुस्सा करने लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, आपने ही कुछ तो गलत किया होगा। ओके, तो फिर गुस्सा करने लगेगा। उसके बाद बोलेगा सर कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे लगने दो, मेरी वाइफ को आपको बचाना ही है। तो वो करेगा बार्गेनिंग। उसके बाद बोलेगा कि हम अगर बोले सर नहीं अब ये थोड़ा सा हमारे लेवल से बाहर चला गया है तो ये होगा सर फिर बाद में पेशेंट चला जाएगा डिप्रेशन के अंदर और लास्ट में फिर पेशेंट करेगा एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये है 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नार्कोलेप्सी क्या होती है? तो ऑप्शन ए है एक्सेसिव यूज ऑफ नार्कोटिक्स, ऑप्शन बी है एडिशन टू द नार्कोटिक्स, ऑप्शन सी है एक्सेसिव स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑप्शन डी है रिड्यूस स्लीप ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो 4 ऑप्शन यहां पे आपको दिए गए हैं। ओके, तो कमेंट करनी है, सबको कमेंट करनी है। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या है? नार्कोलेप्सी का मतलब, तो नार्कोलेप्सी एक स्लीप डिसऑर्डर है। क्या है नार्कोलेप्सी? एक स्लीप डिसऑर्डर है, एक स्लीप डिसऑर्डर। ओके, स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है इसमें? तो पेशेंट जो है वो एक्सेसिव स्लीपीनेस इस पेशेंट में होता है। एक्सेसिव स्लीपीनेस, जैसे नार्कोटिक्स लेने के बाद पेशेंट स्लीपी ज्यादा होता है, तो इसी तरह से इस नार्कोलेप्सी में भी पेशेंट एक्सेसिव स्लीपीनेस होता है। और इस पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है,
कॉन्शियसनेस वो अल्टर्ड होता है, वो कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होता है। ओके, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होता है। ओके, अब इस पेशेंट में नार्कोलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, नार्कोलेप्सी के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो पहले होगा पेशेंट को स्लीप अटैक। ओके, स्लीप अटैक्स मतलब क्या कि सर अभी एनडी सर क्लास ले रहे हैं और कोई अगर झपकी मार रहा है तो उसको आते हैं स्लीप अटैक। क्यों आते हैं? क्योंकि सर इंटरेस्ट से तो नहीं पढ़ता हूं, मुझे क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता है, ऐसा अगर होगा तो हमारा जो सिलेक्शन है वो भी मुश्किल होगा। ओके, तो हमें ऐसा अर्ज होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस बार मेरी एक सीट तो पक्की करनी है। ओके, तो ये मुझे अर्ज होना चाहिए, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। ओके, तो ये मुझे थोड़ा अर्ज होना चाहिए कि मैं तो मेहनत करूंगा, मेरे पास सब सारी चीजें अवेलेबल है। अब आपकी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से पंखा है, सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, सारा अगर आपके पास अवेलेबल है तो मेहनत ही तो करनी है, पढ़ाई ही तो करनी है, तो थोड़ी जी जान लगाकर कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। ओके, तो अपने माता पिता की मेहनत को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मेहनत थोड़ी कड़ी करते रहना है। ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो पहला होगा स्लीप अटैक, पेशेंट दिन में भी सोएगा, जहां पे भी बैठेगा वहां पे सो जाएगा। दूसरा होगा साइन एंड सिम्टम्स कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी। ओके, कैटा मतलब डिस्टर्ब और प्लेक्सी मतलब मसल टोन। ओके, तो क्या होगा सर? पेशेंट का मसल टोन जो है, पेशेंट का मसल टोन डिस्टर्ब होगा। ओके, पेशेंट का मसल टोन डिस्टर्ब होगा। ओके, और क्या हो सकता है? पेशेंट को हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन होगा, हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। ओके, हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन, हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन मतलब क्या कि जब पेशेंट सोने के लिए जा रहा है, जैसे ही सोया 5-10 मिनट के बाद पेशेंट को जो है वो ड्रीमिंग होने लगेगी, पेशेंट को ड्रीमिंग होने लगेगी, हेलुसिनेशन होने लगेगा बिफोर व्हाइल गोइंग स्लीप। ओके, व्हाइल गोइंग स्लीप। ओके, तो ये पेशेंट को हेलुसिनेशन होने का होगा व्हाइल गोइंग स्लीप। ओके, और दूसरा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होता है हिप्नोपॉम्पिक, हिप्नोपॉम्पिक। ओके, ये कब होता है? व्हाइल अराउजिंग ऑफ स्लीप। ओके, व्हाइल अराउजिंग फ्रॉम स्लीप, नींद से उठने से पहले। ओके, जो हेलुसिनेशन होता है दैट इज हिप्नोपॉम्पिक और हिप्नोगॉगिक। गॉगिक मतलब गोइंग, गोइंग से याद रख लेना, सोने के लिए जाते समय पेशेंट को जो हेलुसिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोगॉगिक व्हाइल गोइंग स्लीप। ओके, गोइंग स्लीप। एंड हिप्नोपॉम्पिक मतलब बिफोर अराउजिंग फ्रॉम द स्लीप। ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लीप जो है ये हमारी 5 स्टेजेस में है। ओके, यूजुअली 4 ही स्टेजेस होती है, यहां पे हम 5 स्टेजेस सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहली स्टेज में इंट्रीम बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड स्लीप, मतलब जब हम सोते हैं, जस्ट ऐसे ही बेड पे लेटे हुए हैं, इसको हम कहेंगे लेटना। ओके, बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड स्लीप, जैसे ही अब जस्ट लेटे हुए हैं। दूसरा, इट मूव्स टू स्टेज 2 आफ्टर 15 से 20 मिनट के बाद। ओके, अब यहां पे ये जो रेड लाइन आपको दिखा रही है, ये रेड लाइन आपको ब्लड प्रेशर दिखा रही है। ओके, तो ब्लड प्रेशर कैसे होगा? इसके दौरान ब्लड प्रेशर डाउन डाउन होता जाएगा, जैसे आपकी नींद अच्छी लगेगी तब ब्लड प्रेशर डाउन डाउन होता जाएगा। ओके, तो पहला स्टेज हो गया आपका। स्टेज 2 में क्या आता है? तो स्टेज 2 में हार्ट रेट स्लोज एंड ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ओके, ब्रेन जो है वो कम कॉम्प्लिकेटेड टास्क करेगा। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड स्टेज, 15 मिनट के बाद आएगा थर्ड स्टेज, और वो होता है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ओके, ये NREM स्टेज आएगा। ओके, एंड बॉडी मेक्स टू रिपेयर। अब ये थर्ड स्टेज में हमारी बॉडी रिपेयर में आती है। क्यों? क्योंकि सर ग्रोथ हार्मोन हमारी थर्ड स्टेज में ही ज्यादा सेक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी डिक्रीज हो जाता है फोर्थ स्टेज के अंदर।
एंड फिफ्थ स्टेज इज योर आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज होती है, जिसके अंदर इंक्रीज इन द आई मूवमेंट, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में इंक्रीज होता है। ओके, तो क्वेश्चन भी बन सकता है, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट में करना है। ओके, तो 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप हमने सीख लिया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगली क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल अराउजल विथ नॉन लिविंग थिंग इज टर्म एज। ओके, टर्म नहीं है, ये टर्म्ड एज है। ओके, तो सेक्सुअल अराउजल विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन ए है जूफिलिया, ऑप्शन बी है पीडोफिलिया, ऑप्शन सी है फेटिशिज्म एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सेक्सुअल अराउजल विथ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मतलब जैसे कोई कपड़ा है, जैसे कोई कपड़े पहन के एक अपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के सेक्सुअल अराउजल करना, या फिर टचिंग से या फिर रबिंग से जो सेक्सुअल अराउजल होगा, ओके, उसको हम कहेंगे। ओके, तो टचिंग और रबिंग नहीं ले सकते हैं, ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे कपड़े आ सकते हैं। ओके, कपड़े से। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो पहले देखते हैं जूफिलिया। जूफिलिया मतलब कि एनिमल के साथ, ओके, एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स करवाना, ओके, या करना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज जूफिलिया। नेक्स्ट इज पीडोफिलिया। पीडोफिलिया, पीडो मतलब पीड्स मतलब चाइल्ड, ओके, तो डिजायरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विथ चाइल्ड, ओके, विथ चाइल्ड, सेक्सुअल एक्टिविटी विथ चाइल्ड। फेटिशिज्म, फेटिशिज्म मतलब क्या? फेटिशिज्म मतलब क्या? फ्रिक्शन किसको? फ्रिक्शन, लेकिन नॉन कंसेंटिंग फ्रिक्शन होगा। ये वर्ड आपको एग्जाम में देखना है। नॉन कंसेंटिंग फ्रिक्शन जब आएगा तो वो होगा फ्रोट्यूरिज्म, ओके, नॉट फेटिशिज्म, ये होगा फ्रोट्यूरिज्म, ओके, फ्रोट्यूरिज्म। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है एक ट्रांसवेस्टिज्म, ओके, ट्रांसवेस्टिज्म, ओके, तो ट्रांसवेस्टिज्म मतलब कपड़े पहनना, ओके, अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना, उसको हम कहते हैं ट्रांसवेस्टिज्म, ओके, ट्रांसवेस्टिज्म, अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉन लिविंग थिंग्स। अगर पूछा जाए, नॉन लिविंग थिंग्स अगर पूछा जाए आपको, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फेटिशिज्म। ओके, क्लियर। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीरियड ऑफ पेन इज टर्म्ड एज। ओके, सो पेन को हम क्या कहते हैं? ओके, पीरियड नहीं है, वो फोबिया है, ओके, फोबिया है। तो फोबिया ऑफ पेन इज टर्म्ड एज अल्गोफोबिया, जूफोबिया, अगोराफोबिया एंड जीनोफोबिया। ओके, 4 फोबिया पूछा गया है। अब आपको पेन का फोबिया मतलब दर्द होने से भी डर लगता है, तो इस फोबिया को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो देखिए, अल्गोफोबिया, अल्गोफोबिया मतलब क्या? अल्गोफोबिया मतलब क्या? तो अल्गोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, ओके, फियर ऑफ पेन मतलब अल्गोफोबिया होता है। ओके, जूफोबिया मतलब क्या? जूफोबिया मतलब एनिमल का फियर, मतलब कुत्ते से डर लगेगा, बिल्ली से डर लगेगा, चूहे से डर लगेगा, छिपकली से डर लगेगा, तो सारे एनिमल जनजाति से डर लगता है, दैट इज जूफोबिया। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया मतलब क्या? अगोराफोबिया, तो अब अगोराफोबिया तो ओके, तो अगोराफोबिया मतलब अपने घर से दूर जाना, ओके, घर से दूर जाने का डर लगना, ओके, घर से दूर जाने का डर लगना, दैट इज अगोराफोबिया। एंड जीनोफोबिया, जीनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ओके, स्ट्रेंजर का फियर होना, ओके, स्ट्रेंजर का फियर होना, दैट इज
जीनोफोबिया। एक होता है सर गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया मतलब शादी से डर लगना, ओके, मैरिज से डर लगना, ओके। ये किसी को डर लगता है क्या? शादी एक बहुत कड़वा लड्डू है लेकिन खाते सभी है, ओके। शादी एक बहुत कड़वा लड्डू है लेकिन खाते सभी है। गैमोफोबिया यूजुअली नहीं देखा जाता, ओके। नेक्स्ट होता है एक और एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डर लगना, ओके, हाइट से डर लगना, बहुत ऊंचाई से डर लगना, ओके। नेक्स्ट होता है फिलोफोबिया। फिलोफोबिया, फिलोफोबिया मतलब लव से डर लगना, प्यार करने से डर लगना, ओके। नेक्स्ट है थैनाटोफोबिया। थैनाटोफोबिया, थैनाटोफोबिया मतलब मरने से डर लगना, ओके। तो ये डर तो सबको लगता है मरने से, लेकिन मरना तो सभी को एक बार है ही है, ओके। तो थैनाटोफोबिया, तो ये सारे फोबिया यहाँ पे बताए गए हैं कि ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था पेन से डर लगना, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। ये किसके किसके साथ हुआ है? देखिए, ऐसे कोई रोते हैं ना घर से बाहर जाते समय, ओके, कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, ओके। तो ये कौन सा फोबिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये कौन सा फोबिया है? अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो डर लगेगा, ये कौन सा फोबिया है? कौन सा फोबिया है बताइए? ऐसे रो, ओके। तो इस फोबिया का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, exaggerated self importance is a feature of which delusion? exaggerated self importance मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना, ओके, और दूसरों को महत्व नहीं देना, उस कंडीशन को, ये कौन सा डिल्यूजन है? ओके, ऑप्शन ए है सोमैटिक डिल्यूजन, ऑप्शन बी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, ऑप्शन सी है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना। तो देखिए, जब सोमैटिक डिल्यूजन होता है, ओके, सोमैटिक डिल्यूजन होता है तो सोमा मतलब सेंसेशन, ओके, सोमा मतलब सेंसेशन। तो कैसा सेंसेशन? तो पेशेंट को लगेगा मेरे शरीर के ऊपर जो है वो चींटियां चल रही है या कुछ बैक्टीरिया चल रहे हैं, दैट इज सोमैटिक डिल्यूजन। कौन सा है सर? सोमैटिक डिल्यूजन, ओके। डिल्यूजन मतलब क्या, पहले यह समझ लेना चाहिए। तो डिल्यूजन मतलब फिक्स फॉल्स बिलीफ, फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट बी चेंज विथ रैशनल ऑल्सो, ओके। कितना भी बता दो पेशेंट को, ये चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन, ओके, डिल्यूजन। अब यहां पे सोमैटिक डिल्यूजन मतलब क्या, कि पेशेंट को लगेगा कि मेरे शरीर पर चींटियां चलने लगी है। अब कितना भी बता दो पेशेंट को कि अरे ऐसा नहीं हो रहा है बाबा, लेकिन वो सुनेगा नहीं, ओके। तो दैट इज सोमैटिक डिल्यूजन। अब अगला आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर कि मैं हूं तो और कोई नहीं है, तो मैं हूं तो कौन बे, तो ये है सोमैटिक डिल्यूजन, ओके, सॉरी ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोसिटी, ओके। तो ये क्या बोलेगा कि मैं नहीं तो कौन बे, ओके। ये क्या करेगा, अपने आप को सब कुछ समझ लेगा, ओके। तो ये है ग्रैंडियोसिटी, ओके। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या, कि मैं जो सोच रहा हूं ये सारी चीजें और कोई मुझे बता रहा है, ओके। तो दैट इज रेफरेंस है, ओके, रेफरेंस है, ओके। तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस जो है वो मोस्टली हमें स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ओके, स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ओके। क्लियर है? क्लियर है? एक और होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, कि पेशेंट ऐसे सोचेगा कि जैसे मेरा हाथ उठा, अगर उठ गया तो ये किसने उठाया, किसी और ने उठाया, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई मेरी माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो ये डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है वो बेसिकली जो काला जादू करते हैं या जो लोगों को भुलाते हैं, उनके अंदर ये डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल आता है, जो कि अपने बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हाव भाव से लेकर, ओके। एक और डिल्यूजन आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, मतलब उसको लगेगा कि अगर कुछ भी छोटी गलती हो गई, मान लो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी में एक पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ऐसा कोई पर्सन होगा, ऐसी कोई नर्स होंगी, वो क्या करती है, अपने आप को कोसती है कि ऐसा मेरे वजह से तो नहीं हुआ है, ओके। तो गिल्ट महसूस करते हैं। क्लियर है?
ओके एक और डिल्यूजन होता है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों में पाया जाता है, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बहुत ज्यादा शक करती है, ओके बहुत ज्यादा शक करते हैं, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्लियर क्लियर है? ओके तो ये सारे डिल्यूजन आपको पता चल गए कि एग्जैजरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस देना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया थॉट टू हैव द वर्स्ट प्रोग्नोसिस? ओके कौन से स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस वर्स्ट होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है हेबिफ्रेनिक, ऑप्शन सी है कैटाटोनिक और ऑप्शन डी है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ओके चार स्किज़ोफ्रेनिया आपको दिए गए हैं और ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है? तो देखिए सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? तो स्कीजो का मतलब होता है स्प्लिट, स्कीजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। तो स्किज़ोफ्रेनिया मतलब स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, तो माइंड थोड़ी ना स्प्लिट हो रहा है, हमारे माइंड के अंदर के जो थॉट्स हो रहे हैं वो थॉट्स स्प्लिट हो रहे हैं। ये जो वर्ड है ये स्किज़ोफ्रेनिया हमें दिया था सर यूजेन ब्लूलर ने, यूजेन ब्लूलर ने दिया था। कब दिया था सर? 1912 में, 1912 में ये यूजेन ब्लूलर ने दिया था। इसके साथ साथ एक और गिफ्ट दिया, 4A सिम्टम्स, 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कौन से 4A सिम्टम्स है? तो ये है 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कौन से है? पहला है हमारा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव, अफेक्ट मतलब क्या? अफेक्ट का मतलब क्या? तो हमारा मूड जो है, ओके तो ये अफेक्टिव डिस्टर्बेंस है कि इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट होगा। मतलब क्या? अगर किसी की डेथ हो गई, अगर किसी की डेथ हो गई तो हंसने लगेगा, दैट इज अफेक्ट, अफेक्ट प्रॉब्लम है। दूसरा है ऑटिस्टिक थिंकिंग, खुद के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा, ओके थोड़ी सी सोच, नैरो सोच होगी, दैट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग, दैट इज प्री ऑक्यूपेशनल विद द सेल्फ एंड लिटल कंसर्न ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। उसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जैसे मान लो एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे के हाथ से आप अपना खिलौना ले लीजिए या उसके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, कितना आपको मारेगा देख लेना, ओके तो वो है, वो अलग होता है, वो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे में ऑटिस्टिक थिंकिंग होगी। तीसरा सिम्टम्स है एसोसिएटिव लूजनेस, मतलब स्ट्रिंगिंग टुगेदर टू द अनरिलेटेड टॉपिक, ओके नेक्स्ट है फोर्थ इज सिम्टम्स इज एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस मतलब क्या? साइमल्टेनियसली दोनों भी थिंकिंग होना, अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था बाद में तुरंत हंसने लग जाएगा, तो एम्बिवैलेंस है, ओके रोएगा भी हंसेगा भी, तो दोनों तरह की अपोजिट मूड जो है या अपोजिट थिंकिंग मूड, जो भी सारी चीजें हैं वो अपोजिट दोनों पर्सन में एक ही साथ देखने को मिलेगी। क्लियर है? ओके तो ये हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, ओके तो हमें पता चल गया कि स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट ऑफ द टाइम होता किस में है? तो जिन पर्सन के अंदर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ऐसे पेशेंट में हमें स्किज़ोफ्रेनिया देखने में ज्यादा मिलता है। ओके क्लियर है? ओके अब आपको पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा है? ओके मोस्ट कॉमन टाइप, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइया मतलब वापस ये है शक करना। क्या है पैरानोइया का मतलब? शक करना। ओके तो पैरानोइया, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है? ओके और इस पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया का गुड प्रोग्नोसिस होता है, अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ओके एंड इट इज वेरी कॉमन, ओके मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ओके अब कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कैटाटोनिया, ओके कैटाटोनिया टोन चली जाना, ओके टोन चली जाना, किसकी सर? मसल की टोन चली जाना। ओके तो पेशेंट अचानक से खड़ा था, अचानक से गिर जाएगा, ओके तो कैटाटोनिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल टोन। ये यूजुअली जो है वो 20 से 25 साल के पर्सन में यूजुअली देखा जाता है और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए, बेस्ट ट्रीटमेंट अगर पूछा जाए तो ईसीटी है, ईसीटी से हम टोन वापस ला सकते हैं। ओके और इसका जो है ये बेस्ट प्रोग्नोसिस भी है, बेस्ट प्रोग्नोसिस भी है। ओके क्लियर? ओके नाउ हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक मतलब क्या? बच्चों के जैसे बिहेवियर करेगा। ओके
चाइल्डहुड बिहेवियर, चाइल्डहुड के जैसे बिहेवियर करेगा। ओके, और इसकी ऑनसेट जो है वो अर्ली ऑनसेट होती है। और जो भी, अब याद रखना, एक प्रिंसिपल रूल याद रख लेना, जो भी स्किज़ोफ्रेनिया बहुत जल्दी होता है उसका प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स्ट होता है। ओके, वर्स्ट होता है। जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हमें ये अडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? गुड होगा। ओके, कैटाटोनिक इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा। क्लियर है? ओके, अब इसका हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। ओके, एक और है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सॉरी, यहां पे इसका जो हेबिफ्रेनिक का जो प्रोग्नोसिस है वो बैड होता है। बैड मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर वर्स्ट पूछा जाए, प्लीज करेक्शन कर लेना, वर्स्ट प्रोग्नोसिस अगर पूछा जाए तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले देखिए यहां पे ये जो आपके सामने सर खड़े हैं, ये सर आपके सामने ऐसे ही नहीं खड़े हैं। ये जो है ये सारी सिलेक्शन को लेकर, सारे अनुभवों को लेकर, मेरे सारे एक्सपीरियंस से लेकर, ये तभी मैं बातें करता हूं कि जब मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कैसे मैंने इतनी सारी सिलेक्शन ले लिए। ये एक हो गया, ये दो हो गए, उसके बाद तीसरा भी आ गया, बाद में चौथा भी आ गया, बाद में पांचवा भी आ गया और छठा भी सिलेक्शन आ चुका है। ओके, तो ये सारे सिलेक्शन लेने के पीछे एक ही मेरा प्रॉब्लम था, या हम कह सकते हैं एक जो मैंने फॉलो किया है वो है डेडिकेशन। डेली नया कुछ ना कुछ सीखता हूं, डेली कम से कम 3 घंटे पढ़ता हूं। ओके, और तभी जाके ये सामने आपके रिजल्ट आते हैं। ओके, और तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल टीचर से आप सीख रहे हो। ओके, सारे एक्सपीरियंस बताता हूं, इसी तरह से मैंने तो पढ़ाई की है। ओके, बाकी आपके अगर कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह से मैंने इतने सारे सिलेक्शन ले रखे हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अगली तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टेक्निक्स यूज इन साइको एनालिटिक थेरेपी आर। तो साइको एनालिटिक थेरेपी में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ऑप्शन ए है फ्री एसोसिएशन, ऑप्शन बी है हिप्नोसिस, ऑप्शन सी है एब रिएक्शन थेरेपी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कमेंट कीजिए साइको एनालिटिक थियरी। तो साइको एनालिटिक थियरी देखिए, टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिटिक थियरी में हमारे 6 टेक्निक्स होते हैं। 6 टेक्निक्स है। कौन सी टेक्निक्स है? पहली टेक्निक है सर मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क। ओके, एनालिटिक फ्रेमवर्क को मेंटेन करना। दूसरा है फ्री एसोसिएशन, तीसरा है इंटरप्रिटेशन, चौथा है ड्रीम एनालिसिस, फिफ्थ है एनालिटिक ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिक्स्थ है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। ये 6 थेरेपीज है साइको एनालिटिक थेरेपी में। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ओके, तो इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारी टेक्निक, जैसे फ्री एसोसिएशन यूज करते हैं, हिप्नोसिस भी यूज करते हैं, अब रिएक्शन थेरेपी यूज करते हैं। ओके, और ऑल ऑफ द, ये सारी टेक्निक हमारी यूज होती है साइको एनालिटिक थेरेपी के अंदर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, तो यहां पे आज हमने टॉप 10 एमसीक्यू देख लिए हैं। अब अगर किसी को डाउट है इनके अंदर तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली वापस हमारी 10 एमसीक्यू की क्लास होगी, लेकिन 10 एमसीक्यू से हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आप 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर क्लास इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर